नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ साना साना हाथ जोड़ी का सारांश, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया जी। मधु काकरिया जी का जन्म कोलकाता में 1957 में हुआ था और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए और कहानी संग्रह है अंत में ईशु। साना साना हाथ जोड़ी, इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मधु काकरिया जी ने इस पाठ में अपने सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। वहां से वे युमथांग, लायुंग और कटाव गई। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहां के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। लेखिका वहां की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, संत या दार्शनिक के समान हो जाती हैं। लेखिका इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है, साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है और इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। तो जो ये पाठ है, इसमें लेखिका यह बताना चाहती हैं कि अपनी यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन से ऊब जाती है तो वो दूर दूर की यात्राओं पर निकल पड़ती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। यानी कि अपने यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने अपनी इन यात्राओं के अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो जो ये पाठ है, लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी और उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाना चाहती है, यानी कि खो जाती है वो। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है और वह मंद स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। उन लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। यदि वहां का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के बादल थे, इसीलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे था। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफेद बौद्ध पताकाएं लगी दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति के प्रतीक हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फोटो लगी थी। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता चक्र देखा जिसे धर्मचक्र के नाम से जाना जाता है। वहां रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य सब एक जैसे हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तो बाजार, लोग, बस्तियां ये सब आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था।
पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग ही नजर आ रहा था। अब जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता घुमावदार होने लगा था, क्योंकि पहाड़ियों में चारों तरफ घूमकर रास्ते बने होते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हों। अब सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। वह मन ही मन हिमालय को सलामी देती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। एक जगह है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, एक वाटरफॉल है, वहां पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां के सुंदरता को कैमरे में कैद करने लगते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत आत्मलीन होकर सुनने लगती है। उन्हें लगता है उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर जाता था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वे वहां से जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर जो उनका गाइड कम ड्राइवर जितेन था, उसने कहा कि आगे इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य है। पूरे रास्ते भर आंखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। अब रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ था, जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुक जाती है और जहां जीप रुकी थी वहां पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। वहां ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, तो धुंध था तो कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई है, यानी कि वो स्वर्ग में पहुंच गई, उसे ऐसा लग रहा था। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठी पत्थर तोड़ रही थी। यानी कि जब पत्थरों की आवाज उसको आती है तो एकदम से वो उसकी जो वो खोई हुई थी प्राकृतिक सौंदर्य में, वो एकदम से देखती हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही है। यानी माँ अपनी ममता को भी बच्चों को मतलब साथ रख रही है और साथ में वो इतनी मेहनत से काम भी कर रही है। दोनों काम साथ चल रहे थे, यानी कि मातृत्व भी और श्रम साधना भी। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी ने मौत की भी परवाह न करते हुए लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। यानी कि पहाड़ी रास्ते बना रही थी वो, और साथ में वो अपने बच्चों को भी रख रही थी। कई बार तो काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक जैसी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेखिका की सहयात्री मणि, यानी साथ में एक मणि नाम की लड़की थी,
और जितेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं, यानी कि लेखिका दुख में डूब जाती है ऐसा माहौल देखकर। और यह देश की आम जनता है, इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। यानी कि वो गमगीन देखकर कहते हैं कि ये तो देश की आम जनता है, इसे तो कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रहती है, परंतु मन ही मन सोचती है कि ये लोग अपना सब लगाकर समाज को कितना कुछ देते हैं। वे लोग इस कठिन स्थिति में भी खिलखिलाते रहते हैं। वे सब लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे दिखते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास 1 या 2 स्कूल है। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं और यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे कि गाड़ी धीरे चलाएं। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधानों में, यानी कि सिक्किमी जो ड्रेस होती है वहाँ की, उसके पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती शाम के सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके, यानी लायुंग और युमथांग जगह के नाम है। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारकर तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय ताल और गति में कुछ कह रही है। इस सफर ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु बर्फ का नाम तक न था। अब बर्फ उसे दिखाई नहीं दी लेखिका को। तो आगे बढ़ते हैं। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक, यानी कि वहां पर रहने वाला एक युवक था, उसके अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई है, यानी कि बर्फ कम गिरती है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन है। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव भी एक जगह का नाम है जहाँ लेखिका गई थी। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी कि टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वहाँ प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अभी तक कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता काफी खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ का सारा वातावरण बादलों से घिरा था। जरा सी भी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया। मणि कहने लगी, यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ रात को ही पड़ी थी। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो, यानी कि चांदी की तरह लग रहे थे, सफेद चमकते हुए। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने का हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी कि वह अपराध का मार्ग छोड़ देगा और वह भी इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाएगा, अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिम शिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं, यानी कि हिमालय के बड़े बड़े शिखर हैं, पूरे एशिया में यहाँ से पानी निकल जाता है।
प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जल धारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। जल संचय यानी जल को इकट्ठा करना, यानी बर्फ के रूप में इकट्ठे होते हैं, फिर धीरे धीरे गर्मियों में पिघलते हैं, नदियों में आते हैं, हमारे ये जो है पानी आता है, उसी से हमारी प्यास बुझती है और काम होते हैं। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है, यानी कि हम कर्जदार हैं उन नदियों के, उन हिमालय के बर्फ से ढके हुए शिखरों के। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पोष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। यानी जब वैशाख के महीने में इतनी बर्फ ठंड थी, तो पोष और माघ के महीने में तो पता नहीं कितनी ठंड होती होगी। लेखिका सोचती है कि कैसे रहते होंगे यहाँ पर फौजी। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं, यानी हमारी रक्षा करने के लिए सीमा पर बैठे रहते हैं। वे लोग वहां से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियां प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूलों से भरी थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया हुआ है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है, लोगों को सुअर का दूध पीते हुए देखा था। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारे जाने को पसंद करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों को दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई, उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, वे लोग गंगटोक और गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो लेखिका ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस पाठ के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जो लेखिका ने स्वयं अनुभव किया था। वहाँ पर लेखिका स्वयं गई थी और शब्दों के माध्यम से, वो यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से लेखिका ने वो चीज़ें हम तक पहुँचाई है। तो बहुत सुंदर पाठ है, आपको समझ आ गया होगा और आप अपनी किताब से भी इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को भी सुनिए, इसका सारांश समझिए। धन्यवाद।